Good morning, students. This is your paper 2 video of Michelson's interferometer experiment. In the previous video, we have discussed about Michelson's interferometer, and after that, I have discussed with you the normal phase change on reflection also, and then I have discussed with you the adjustment of Michelson's interferometer. After that, I have discussed with you the type of fringes that are being formed in the Michelson's interferometer. The first type of fringes that I discussed with you was the circular fringes. Now the second type of fringes which I am going to discuss with you is the localized fringes. So basically आपके पास Michelson's interferometer में तीन टाइप के फ्रिंजेस बनती हैं. फर्स्ट होती हैं आपके पास सर्कुलर फ्रिंजेस, सेकंड है लोकलाइज्ड फ्रिंजेस, थर्ड है वाइट लाइट फ्रिंजेस. तो ये जो आपके पास लोकलाइज्ड फ्रिंजेस हैं ये क्या होंगी आपके पास, देखो वो कह रहे हैं व्हेन द मिरर M1 एंड M2 डैश आर इंक्लाइंड. वो कह रहे हैं जब मिरर कौन सा M1 एंड M2 डैश इंक्लाइंड होंगे, ठीक है, द एयर फिल्म एनक्लोज्ड इज वेज शेड. तो वो कह रहे हैं जब मिरर्स M1 और M2 डैश इंक्लाइंड होंगे एक दूसरे के साथ, तो इसका मतलब उनके बीच में एक वेज शेप्ड जैसा बन रहा है. ये देखो बीच में वेज जैसा बन रहा है, ठीक है. तो वो कह रहे हैं ये जो वेज शेप्ड बन रही है तो स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस मिलेंगी वेज शेप्ड में, आपके पास जैसा पैटर्न आता है वैसा बनेगा. तो आपके पास इसमें आपने बस ये बताना है कि जब मिरर इस तरह से अगर है तो आपके पास जिस तरफ ओपन होगा ना मिरर उस तरफ आपके पास इस तरह से सर्कुलर बनेंगी, और जैसे जैसे दूर जाता है वैसे पास आती रहेगी वैसे वैसे स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस बनती जाएंगी. और अगर दो मिरर सेंटर से इंटरसेक्ट करेंगे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस बनेंगी, और अगर इस मिरर का फेस उस तरफ ओपन है तो इधर से सर्कुलर बनेंगी, इधर स्ट्रेट लाइन बनेंगी फ्रिंजेस, ठीक है. तो ये आपके पास थी लोकलाइज्ड फ्रिंजेस. इसमें बस आपने ये बताना है और डायग्राम बना देना है, ठीक है, कि डिपेंड करेगा कि आपके पास पोजीशन ऑफ मिरर के ऊपर. आगे है आपके पास वाइट लाइट फ्रिंजेस. तो वाइट लाइट फ्रिंजेस में क्या होगा आपके पास, इसमें आपने क्या लेनी है, वाइट लाइट लोगे. तो वो कह रहे हैं वाइट लाइट हमें पता है डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ से कंसिस्ट होती है, तो दोनों साइड पे आपके पास क्या दिखाई देंगी, कलर्ड फ्रिंजेस दिखाई देंगी आर ऑब्जर्व्ड ऑन साइड आइदर साइड ऑफ द सेंटर फ्रिंज कलर्ड फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड, ठीक है. तो इसमें बस आपने इतना ही लिखना है. माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्योंकि स्टार्टिंग से आर्टिकल आपका चल रहा है तो ज़्यादा हम इसमें थ्योरी और नहीं ऐड करेंगे. आगे है इसमें आपके पास टाइप ऑफ फ्रिंजेस में आपने 3 टाइप के फ्रिंजेस बता देनी है, सर्कुलर, लोकलाइज्ड एंड वाइट लाइट फ्रिंजेस. नेक्स्ट है ये आपके पास जो है वो आपके पास एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट. तो ये आपके पास एप्लीकेशन ही है किसकी, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है. तो आपके पास अगर कोई भी एप्लीकेशन आ जाए, अगर वो नेम से आएगी तो आपने लिखनी है, जो फिर वो पूछेगा कि वेवलेंथ डिटर्मिन करनी है आपने, तो कैसे करोगे, इसकी हेल्प से थिकनेस निकालनी है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी भी फिल्म का, तो आप माइकलसन इंटरफेरोमीटर की हेल्प से कैसे करोगे. तो ये सारी एप्लीकेशंस है माइकलसन इंटरफेरोमीटर की कि आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं, थिकनेस निकाल सकते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म भी निकाल सकते हैं. तो डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट में क्या है, एप्लीकेशन है माइकलसन इंटरफेरोमीटर की, ठीक है. वो कह रहे हैं द इंस्ट्रूमेंट इज एडजस्टेड इन सच अ वे दैट द मिरर M1 एंड M2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट में होंगे तभी आप उनको क्या कर पाओगे, क्लियरली फ्रिंजेस ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है. तो वो कह रहे हैं देयरफॉर M1 एंड M2 डैश आर पैरेलल टू ईच अदर. तो यहाँ पर ये जो M2 डैश है वो एक्चुअल में वर्चुअल इमेज है M2 की, जो मैंने उधर आपके डायग्राम में बनाया था. वो कह रहा है यहाँ पर एक्चुअल में मिरर है नहीं लेकिन इसकी वर्चुअल इमेज दिखाई देगी. वो कह रहे हैं जब ये दोनों मिरर्स परपेंडिकुलर होंगे तो M1 और M2 डैश है M2 की वर्चुअल इमेज, तो क्या होंगे, दोनों की दोनों पैरेलल होंगी. तो जब वो पैरेलल होंगी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो वो कह रहे हैं इन दो मिरर्स के बीच में सेपरेशन इस तरह से हमने रखा है कि मुझे क्या दिखाई दे रही है, ब्राइट फ्रिंज दिखाई दे रही है जिसका ऑर्डर है n. मतलब कोई भी आपने फ्रिंज ले ली, 1 ले ली, 2 ले ली, 3, 4 किसी पे भी आपने सेट किया हुआ है क्रॉस वायर को, लेकिन वो फ्रिंज कैसी है आपके पास, वो फ्रिंज है आपके पास ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू. तो हमारे पास मैंने ये पिछले आर्टिकल में निकाला था जब आपके पास
सर्कुलर फ्रिंजेस बनती हैं तो 2d cos थीटा n इंटू लैम्डा के इक्वल हो जाएगा उस केस में। यहाँ से cos थीटा देखो हमने ब्राइट पे रखा हुआ है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी 1, तो 2d किसके इक्वल आ जाएगा n इंटू लैम्डा के। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो कह रहे हैं बाय मूविंग m1 सो दैट d इंक्रीजेज बाय लैम्डा बाय 2। वो कह रहे हैं m1 मिरर को इस तरह से मूव करवाना है कि d इंक्रीज हो जाएगा लैम्डा बाय 2, तो पार्ट डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिव वेव बिकम्स, तो उस केस में अब पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, और जितना आपने मूव करवाया है d ऐड हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 आपने मूव करवाया है तो लैम्डा बाय 2 प्लस कर देंगे विच इज इक्वल्स टू 2d प्लस लैम्डा। तो अगेन नेक्स्ट ब्राइट कंडीशन पे आ जाएंगे आप, तो न्यू ब्राइट फ्रिंज आपको दिखाई देगी। To determine the wavelength of the light, m1 is adjusted at such a position at a particular bright fringe is visible. The position is noted as x1. तो अब हम क्या कर रहे हैं, वेवलेंथ निकाल रहे हैं। तो कह रहे हैं हमने एक ब्राइट फ्रिंज पे रखा, वो पोजीशन होगी आपके पास x1। नाउ द मिरर इज मूव टू अनदर पोजीशन, वो रीडिंग हो जाएगी x2 सच दैट m ब्राइट फ्रिंजेस क्रॉस द फील्ड ऑफ व्यू। तो आपके पास कितने फ्रिंजेस क्रॉस कर गई हैं, m ब्राइट फ्रिंजेस क्रॉस कर गई हैं, तो m इंटू कितना वो करवाया था लैम्डा बाय 2 इज इक्वल्स टू ब्राइट फ्रिंजेस, एक ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन अनदर ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 2x2 माइनस x1 बाय m। तो वो कह रहे हैं सो लैम्डा कैन बी डिटर्मिन्ड वेरी इजली। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन वो है डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस एंड इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट फिल्म। अब आपने क्या निकालनी है, थिकनेस निकालनी है और इफेक्टिव इंडेक्स निकालना है ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म का। तो इसमें क्या होगा, लेट ऑफ थिन फिल्म ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसकी थिकनेस है स्मॉल t एंड इफेक्टिव इंडेक्स है म्यू, इंट्रोड्यूस करवाएंगे वन ऑफ द पाथ ऑफ इंटरफेरिंग बीम्स इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जिसके कारण और वो कह रहे हैं ऑप्टिकल पाथ ऑफ द बीम विल इंक्रीज फ्रॉम t टू म्यू 2 एंड एक्स्ट्रा पाथ तो ये हमने पहले करा दिया हुआ है, म्यू माइनस 1 इंटू टी का इंट्रोड्यूस हो जाएगा बीम में। एज अ बीम ट्रैवर्सेस ट्वाइस, 2 बार ही जाती है बीम, ठीक है ना, तो कितना पाथ कवर करेगी 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी का। तो इसका मतलब आपके पास जो कंडीशन हो जाएगी वो किसके इक्वल होगी 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी के इज इक्वल्स टू m इंटू लैम्डा के। तो इस केस में फिर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब आप इसके इक्वल हो गए तो 2 म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल्स टू m इंटू लैम्डा। यहाँ से म्यू निकाल लेंगे, म्यू से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, और अगर थिकनेस निकालनी है तो फिर ऊपर से आप टी को इधर रखोगे m लैम्डा बाय 2 इंटू म्यू माइनस 1। आप म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हो और थिकनेस भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट एप्लीकेशन, इसकी सारी एप्लीकेशंस ही आपकी माइकलसन्स एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। तो आपके पास थर्ड जो एप्लीकेशन वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर। इसमें क्या है, आपके पास एक स्टैंडर्ड मीटर है, ये डिस्टेंस बिटवीन द 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के बीच में डिस्टेंस जो मार्क किया गया है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मार्क किया गया है, और प्लैटिनम इरिडियम रोड के ऊपर 2 मिरर्स को रखा गया है, प्लेस्ड इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ, कहाँ रखी गई है ये स्टैंडर्ड मीटर, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर में, और ये कहाँ पर है, पेरिस में। इसमें 9 इटैलियंस यूज़ होते हैं, द लेंथ बीइंग ट्वाइस द लेंथ ऑफ द, वो कह रहे हैं अगला जो हमारे पास होगा इटैलियन, अभी बताऊंगी क्या होता है आपके पास, बस इसमें अभी ये देखो कि इसमें 9 इटैलियंस यूज़ होते हैं। 9 इटैलियंस का मतलब अगर 1 2 3 4 ऐसे इटैलियंस हैं तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, जो सेकंड की लेंथ होगी वो पिछली वाले से क्या होगी, ट्वाइस ज़्यादा होगी, और जो थर्ड है उसकी सेकंड वाले से ट्वाइस ज़्यादा होगी। इस तरह से लेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर में। अब अभी जो है ये सबसे लेंथी एप्लीकेशन है इसकी, वो कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट इटैलियन कितनी होगी 10/2⁸ एंड लॉन्गेस्ट इटैलियन की कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, का मतलब 1 मीटर। इसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर, ठीक है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। अब इटैलियन क्या होता है, मैंने तुम्हें पहले बताया कि इसमें 9 इटैलियंस होते हैं। तो इटैलियन का मतलब क्या है, एन इटैलियन इज अ सब स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ and consist of 2 mirrors which are plain and highly silvered at their front surface and distance between the mirrors is L। वो कह रहा है ये जो मिरर्स हैं इसको हाईली सिल्वर किया जाता है फ्रंट सरफेस से, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस टू सेपरेशन कितना है, स्मॉल l है, एंड कैन बी परफेक्टली पैरेलल टू ईच अदर बाय स्क्रीन।
अब इनको बिल्कुल परफेक्टली क्या रखेंगे, पैरेलल रखेंगे। द एक्सपेरिमेंट इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। वो कह रहे हैं सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ द मोनोक्रोमेटिक कैडमियम लाइट इज काउंटेड फॉर द शॉर्टेस्ट इटैलियन। सबसे शॉर्टेस्ट इटैलियन के लिए जितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स है, अगर आपने मोनोक्रोमेटिक कैडमियम लाइट ली है तो उसके लिए आपने क्या काउंट कर लेने हैं, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स काउंट करोगे। सबसे पहले आपने सपोज जो लाइट ले रहे हो वो मोनोक्रोमेटिक है और वो कैडमियम लाइट है, ठीक है। जिस तरह से आपके पास सोडियम लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट्स लगी होती है ना, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, सोडियम लैंप्स लगे होते हैं, ठीक है। इस तरह से कैडमियम की लाइट है मोनोक्रोमेटिक, वो आप ले रहे हो। तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट इटैलियन के लिए आपने जितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स लिखनी है वो आप काउंट कर लोगे। फिर वो कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द सेकेंड इटैलियन इज कंपेयर्ड विद द शॉर्टेस्ट इटैलियन। फिर आपने सेकेंड इटैलियन की लेंथ को कंपेयर करना है शॉर्टेस्ट इटैलियन के साथ, और द प्रोसेस रिपीटेड, और इस प्रोसेस को रिपीट करते जाओगे टिल द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन द लास्ट इटैलियन हैविंग 10 सेंटीमीटर इज नोन। जब तक आपको क्या नहीं पता चल जाता, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स नहीं मिल जाती लास्ट इटैलियन की, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अब इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है, ये 2 प्रोसेसेस में होगा। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स निकालनी है शॉर्टेस्ट इटैलियन के लिए, फिर अगले की लेंथ को पिछले वाले की लेंथ के साथ कंपेयर करवाएंगे। इस प्रोसेस को रिपीट करवाते जाएंगे, कब तक, ऐसी वेवलेंथ कंपेयर करवाते जाएंगे जब तक आपके पास 10 सेंटीमीटर तक की लेंथ के इटैलियन तक नहीं पहुंच जाते, लास्ट इटैलियन तक नहीं पहुंच जाते। तो इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है, देखो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ माइकलसन्स मॉडिफाइड इंटरफेरोमीटर। देखो इन द फिगर इन प्लेस ऑफ मिरर M2 2 इटैलियंस, द स्मॉलेस्ट इटैलियन M1 एंड M2 एंड नेक्स्ट लॉन्गर इटैलियन M3 M4 वर इंसर्टेड। वो कह रहा है कि अब इसमें क्या करना है आपने, ये मॉडिफाइड फॉर्म है इसकी। देखो जहाँ पर आपके पास मिरर क्या था, M2 था, ठीक है। वो कह रहे हैं इसके एक इटैलियन मैंने यहाँ रख दिया है, ठीक है, ये भी मिरर्स ही है M1 M2, और एक इटैलियन यहाँ रख दिया है M3 M4। ये फर्स्ट इटैलियन, ये सेकंड इटैलियन, देखो लेंथ इसकी डबल है। इस तरह से आगे भी पड़ा हुआ है, तो 10 तक बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम बस 2 को ही कंपेयर करवा कर दिखाएंगे, क्योंकि अगले का प्रोसेस वैसे ही नेक्स्ट वाले से कंपेयर होकर सेम चलेगा, ठीक है। तो आपके पास इसमें क्या है, इन द फिगर इन प्लेस ऑफ मिरर M2 2 इटैलियंस लगाएंगे, द स्मॉलेस्ट इटैलियन M1 M2 एंड नेक्स्ट लॉन्गर इटैलियन M3 M4 वर इंसर्टेड। लाइट फ्रॉम द सोर्स एस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस L ब्लेंडेड पैरेलल एंड फॉल्स ऑन द प्लेट A। यहाँ तक ये क्या कह रहा है, वही सेम चीज चलेगी कि एस सोर्स से लाइट आ रही है, इस लेंस कन्वर्ज करके इस प्लेट के ऊपर फॉल करवाएगा। वो कह रहे हैं हाफ ऑफ द लाइट एनर्जी फॉलिंग ऑन द प्लेट A इज रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द मिरर M1 एंड अदर हाफ इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर M फॉल्स ऑन द मिरर M1 M2 M3 M4। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर अब जो आपने लगाई हुई है, देखो यहाँ से कंपनसेटिंग प्लेट हटाई, यहाँ पर मिरर लगाया हुआ है जो M, उसको हटाया, ठीक है। यहाँ पर कंपनसेटिंग प्लेट लगा दी है इसने, और यहाँ से जब पार्ट जाएगी, यहाँ से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्टेड पोर्शन अगेन ऊपर इनसे टैलन में पास करेगा। तो वो कह रहे हैं अब इस मिरर में जाएगी रिफ्लेक्टेड लाइट और इस मिरर में जाएगी यहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट, क्योंकि मिरर ने कर देना है रिफ्लेक्ट। यहाँ तक हो गया आपका। अब आगे कह रहे हैं अब हमें निकालनी है नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन द स्टैंडर्ड मीटर। फॉलोइंग प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे, फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। सबसे पहले द मिरर्स M1 ये इसका M1 ऑफ इटैलियन 1 एंड M3 ऑफ इटैलियन 2 आर मेड कोप्लेनर, इसको एक ही लाइन में रखेंगे एंड पैरेलल बाय यूजिंग द वाइट लाइट फ्रिंजेस, और इनको पैरेलल रख देंगे वाइट लाइट फ्रिंजेस यूज करके। दिस विल मेक द डिस्टेंस ऑफ M1 M2 एंड M3 इक्वल फ्रॉम द आई। ये करने से जब कोप्लेनर करोगे इनको, तो जब ऑब्जर्वर आई से देखेगा यहाँ से, तो उसका डिस्टेंस जो है इक्वल होगा यहाँ से। स्टार्टिंग में सबका डिस्टेंस जो है आई से सेम रहना चाहिए, तो इसलिए इसको सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या है, इसको करेंगे कोप्लेनर, मतलब एक ही लाइन में एडजस्ट करेंगे इन तीनों को। द वाइट लाइट से हमने अभी सेटिंग की थी, अब वाइट लाइट को रिप्लेस करा देना है कैडमियम रेड लाइट से, एंड मिरर M1 इज मूव्ड आउटवर्ड्स टू द पोजीशन M1 डैश। अब इस मिरर को कहाँ पर मूव करवा देंगे, M1 डैश की पोजीशन पे। इसका मतलब ये M1 डैश जो नई पोजीशन है ये कोप्लेनर होगी M2 के साथ, ठीक है। तो वो कह रहा है
The white light is now replaced by cadmium red light and mirror M1 is now moved outwards to position M1 dash so that M1 dash becomes coplanar with the M2. The number of fringes, अब इस केस में जब आप मिरर को यहाँ से यहाँ पर लेकर आए हो तो कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉस करी हैं उसको आपने कर लेना है काउंट, ठीक है, क्रॉसिंग द क्रॉस वायर इन द टेलीस्कोप एंड काउंटेड व्हेन M1 मूव टू M1 डैश। वो कह रहे हैं आप काउंट कर लोगे जब M1 को M1 डैश तक मूव करवाया है। तो हमने सबसे पहला प्रोसेस किया, इनको कोप्लेनर किया, फिर इस M1 मिरर को हटा के इधर लेकर आए और M2 के साथ कोप्लेनर करवाया और M1 जो M1 डैश तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉस कर गई हैं उसको काउंट करके आप लिख लोगे। वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं जो सपोज करो कि n जो है वो फ्रिंजेस वो क्रॉस कर गई हैं इन द फील्ड व्यू ऑफ टेलीस्कोप, तो आपके पास L किसके इक्वल हो जाएगा n डैश इंटू लैम्डा वेयर n डैश इज इक्वल्स टू n/2, ठीक है। तो अब क्या कहेगा, नाउ इट ln1 इज शिफ्टेड बैक इन इट्स ओन लेंथ टिल वाइट लाइट फ्रिंजेस आर अगेन सीन इन द मिरर M1 विच नाउ ऑक्यूपाइज अ पोजिशन M डैश। अब वो कह रहा है अब इसे ln1 को दोबारा से अपनी पोजिशन पे वापस लेके आएंगे टिल वाइट लाइट फ्रिंजेस आर अगेन सीन इन द मिरर M1 विच नाउ ऑक्यूपाइज द पोजीशन M1। देखो इसका मतलब क्या है, अब ये तो हमने फर्स्ट इटैलियन के साथ कंपेयर करवाया, अब सेकंड के साथ करवाना है, तो इसको दोबारा वापस लेके आओगे, फिर दोबारा वाइट लाइट से रिप्लेस कराओगे, फिर M1 को कंसाइड करवाएंगे आप, ठीक है। अब वो कह रहे हैं द न्यू पोजीशन M2 इज नाउ M2 डैश। अब नई पोजीशन जो है M2 की अब क्या होगी, अब इसकी जो नई पोजीशन है वो हो जाएगी M2 डैश, ठीक है। द मिरर नाउ, क्योंकि हमने सेकेंड इटैलियन तक पहुंचाना है ना अब इसको, तो अब नई पोजीशन M2 मिरर की M2 डैश हो जाएगी। द मिरर M1 नाउ इज फर्दर मूव टू M1 डबल डैश। अब इस M1 मिरर को कहाँ तक लेके जाना है, M1 डबल डैश तक। फिर वही आप देखोगे कि कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है क्रॉस कर गई हैं। इस स्टेज पे इसको अब M4 के साथ कोप्लेनर करवाएंगे, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉस कर गई हैं उसको आप काउंट करके लिख लोगे। तो इसका मतलब आप नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन द सेकेंड इटैलियन कैन बी नोन, तो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आप निकाल सकते हो। इसी तरह से सेकेंड इटैलियन इज नाउ कंपेयर्ड विद द थर्ड विच इन टर्न इज कंपेयर्ड विद फोर्थ एंड सो ऑन टिल द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन द नाइन्थ इटैलियन ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज डिटरमिन्ड। तो कैडमियम रेड लाइन के लिए वेवलेंथ जो निकल के आई थी ये आई थी और 1 मीटर के लिए इतनी वेवलेंथ निकल कर आई थी। ये आपको वैल्यू जो है वो लर्न करनी पड़ेगी। कैडमियम रेड लाइन के लिए ये आपने करनी है, ब्लू के लिए नहीं करनी आपने, ठीक है। तो ये था आपका सारा का सारा जो माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। इसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो न्यूमेरिकल भी आप देख लीजिए साथ में, इसके साथ ही यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वो कह रहे हैं एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जिसकी वेवलेंथ है इतनी, इंक्लाइंड ऑन अ ग्लास प्लेट जिसका इफेक्टिव इंडेक्स है 1.5, सच दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इनटू द प्लेट इज 60 डिग्री। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट विच विल अपीयर डार्क बाय रिफ्लेक्शन। अब हमें यहाँ से क्या क्या पता चला, पढ़ के तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, तो हमने साथ साथ जो पढ़ते आ रहे साथ साथ लिखते जाएंगे, यही न्यूमेरिकल करने का तरीका होता है। सबसे पहले दोबारा पढ़ेंगे, अब एक बार ही पढ़ के मोटा मोटा दोबारा पढ़ेंगे। वो कह रहे हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतनी है, चलो वेवलेंथ लिख ली। इंक्लाइंड ऑन द ग्लास प्लेट जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना है, फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिख लोगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर दिया हुआ है 60, ठीक है। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट थिकनेस, टी निकालना है, टी के आगे क्वेश्चन मार्क, स्मॉलेस्ट थिकनेस निकालनी है। अपीयर डार्क बाय रिफ्लेक्शन, डार्क वाली कंडीशन लगानी है और थिकनेस निकालनी है, ठीक है। ये मोटे मोटे हमने पॉइंट्स बीच में से निकाल लिए। देखो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए कंडीशन ऑफ डार्क किससे दी जाती है, 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर एन इंटू लैम्डा। आर की जगह दिया हुआ है, एन की वैल्यू फर्स्ट के लिए निकालनी है, ना दिया हो कि आपने फर्स्ट के लिए निकालनी है, सेकंड के लिए अगर तो दिया गया सेकंड के लिए निकालो, थर्ड के लिए निकालो, तो आपने क्या करना है वही वैल्यू पुट करवाओगे एन की। अगर कुछ नहीं दिया गया तो एन की वैल्यू आप जनरल पुट करवाओगे 1, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज होना, एन की वैल्यू क्या लिखनी है, सिर्फ एन ही ना लिख के आ जाना, तो 1 पुट कर दोगे। तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी जो दी हुई है 1.5, आर की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है, एन की वैल्यू 1 ले ली हमने जनरल, लैम्डा की वैल्यू 58.90 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर्स में ही गिवन थी, नहीं दी होगी तो आपने क्या करना है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कराना है, एंगस्ट्रॉम में लेकर नहीं चलोगे, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी। थिकनेस की वैल्यू यहाँ से निकालना
सिंपली पुट करवाना cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से सिंपली जो आपके पास आती है वो पुट कर दोगे और निकाल लेंगे, ये आपके पास जो है रिजल्ट आ जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। अगला है वेज शेड फिल्म एयर फिल्म ऑफ एंगल 20 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है अब इसमें, ठीक है। 20 सेकेंड इज इल्यूमिनेटेड नॉर्मली बाय लाइट, एंगल 20 is illuminated normally by light of wavelength 6000 angstrom, calculate the fringe weight। तो हमें इसमें अब स्टूडेंट्स पता है कि आपके पास जो है दिस इज न्यूमेरिकल नंबर वेज शेप्ड फिल्म, एक मिनट। तो आपके पास इसमें क्या होगा, वी नो दैट फ्रिंज विड्थ ऑफ नॉर्मल इंसिडेंसेस बीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास नॉर्मल इंसिडेंस के केस में लैम्डा बाय म्यू इनटू अल्फा, ठीक है। तो इस केस में जब आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा तो आपने क्या करना है, ये न्यूमेरिकल जो है इसमें एंगल जो है वो 20 सेकेंड्स में दिया हुआ है, तो आपने इसको रेडियंस में कन्वर्ट कराना है। तो जब रेडियंस में कन्वर्ट कराओगे तो 20/16 × 60 इंटू π/180 डिग्री, ये कुछ अलग चीज़ थी इसलिए मैंने ये वाला न्यूमेरिकल आपको जो है वो बताया है कि एंगल जो है वो रेडियंस में होना चाहिए। बाकी फॉर्मूला तो आपने सिंपली इसमें पुट करना है। वेवलेंथ गिवन है 6000 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, अल्फा की वैल्यू है 20/16 × 16 × π/180 डिग्री। तो ये आपके पास जो सेकेंड से कन्वर्जन हो जाएगी रेडियंस में, तो यूनिट्स जो है वो सेम होने चाहिए इसमें। तो हमें पता है एयर के लिए म्यू की वैल्यू होती है 1, तो बीटा कितना आ जाएगा, देखो नॉर्मल इंसिडेंस का केस करवा रहा है, नॉर्मल इसलिए क्यों लिया क्योंकि लाइट यहाँ पर कैसे फॉल कर रही थी नॉर्मली, तो इसलिए यहाँ पर हमने जो यहाँ पर फ्रिंज विड्थ के लिए एक्सप्रेशन लेना है। और वेज शेप्ड वाला है तो वेज शेप के लिए आपको पता है क्या आया था बीटा, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में वही आप यूज़ करोगे। न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत सिंपल आते हैं, बस आपको कन्वर्जन देखनी है कि कन्वर्जन कैसे करवानी है, ठीक है। और आपको वेवलेंथ की वैल्यू देखनी है, सेंटीमीटर में होगी, एंगल की वैल्यू रेडियंस में होनी चाहिए। बाकी आपके पास फिर म्यू की वैल्यू एयर है तो वो 1 ही हो जाएगी, तो ये भी चीज़ जो आपको है वो याद रखनी पड़ेगी इसमें ध्यान से कि इसमें म्यू की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से बीटा निकल के आ जाएगा। पाई की वैल्यू आपकी मर्जी है 22/7 रखो चाहे 3.14 रखो, 3.14 रख लेना यहाँ पर वैल्यू, तो आपके पास बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो बीटा की वैल्यू मुझे पता है सेंटीमीटर्स में निकल के आएगी फ्रिंज विड्थ की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास था न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास आज जो हमने करी एप्लीकेशंस, एक तो करी टाइप ऑफ फ्रिंजेस में 2 फ्रिंजेस पढ़ी और फिर हमने एप्लीकेशन करी माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर की। सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर, ठीक है। ये आपने पूरा इसी डायग्राम के साथ बनाना है। इसमें पहले क्या करना है, M1 स्मॉल m1 और m3 को कॉप्लेनर करना है, फिर इस m1 को नई पोजीशन तक लेके जाना है m1 डैश तक, इस फर्स्ट इटैलियन की लेंथ तक m2 तक, और इस डिस्टेंस में जितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स क्रॉस करी हैं उसको कैलकुलेट करोगे, वो लिख लेंगे, या नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी गई हैं वो लिख लोगे, वहाँ से आप वेवलेंथ निकाल लोगे। इसी तरह से इसको फिर दोबारा से फिर आपने इसके दौरान पहले वाइट लाइट लेनी है। वाइट लाइट को जब फ्रिंजेस काउंट करोगे, ठीक है, पहले पोजीशन को प्लेनर करना है वाइट लाइट रख के, फिर वाइट लाइट को हटा के कैडमियम की रेड लाइट रखनी है, फिर आपने नंबर ऑफ फ्रिंजेस काउंट करनी है जब ऊपर ले जाओगे उसको, फिर दोबारा से कैडमियम हटा के वाइट लाइट लेनी है, फिर m1 को अब सेकेंड इटैलियन के साथ कंपेयर कराना है, तो m1 को किस पोजीशन तक लेके जाएंगे, m1 डबल डैश तक। अब इन तीनों को कॉप्लेनर करेंगे, कॉप्लेनर करने के बाद अगेन आपने नंबर ऑफ फ्रिंजेस काउंट करनी है, वहाँ से आप नंबर ऑफ वेवलेंथ्स जो जितनी क्रॉस करी हैं उसको निकाल लोगे। तो इस प्रोसेस को दोबारा से फिर इस तरह से एक नई पोजीशन बन जाएगी, एक अगला इटैलियन आएगा m3 m4 m5 m6 वहाँ तक लेके जाओगे, फिर उसको कॉप्लेनर करोगे, वाइट लाइट से रिप्लेस करवाएंगे। इस तरह से जो है वो प्रोसेस जो है कंटिन्यूशन में चलता जाएगा जब तक आपके पास क्या नहीं आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर की लेंथ तक नहीं पहुंच जाते। या सिंपल सी बात है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 10 इटैलियन जो लास्ट तक है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, वहाँ तक नहीं पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास था क्या,
स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल पोर्शन भी है इसका जो है वो कर लिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी इसमें तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो है आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर। और कई बार पूरा का पूरा माइकल्सन इंटरफेरोमीटर आता है और साथ में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर भी पूछ लेते हैं, तो ये लेंथी बनता है क्वेश्चन आपके पास। इसलिए उसके अकॉर्डिंग आप थ्योरी जो है अपने अकॉर्डिंग बच्चे एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरी देख के इसकी जो है वो डर ना जाना, अपने आप अपनी लैंग्वेज में भी इसकी थ्योरी लिख सकते हैं अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गया है तो, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। So this was all about your today's video. Please go through it. So this is the completion of unit 2. Now we will continue unit 3 in the next video lecture.